कक्षा 10वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल से होंगे और वे इस स्थिति में भी अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत हों। अपने से बड़े भाई बहनों के सहयोग से अपने ज्ञान में वृद्धि कर आगामी भविष्य के प्रति एक जिम्मेदार विद्यार्थी का निर्वहन आदर्श प्रस्तुत करने जा रहे होंगे। हिंदी शिक्षण पाठ के अंतर्गत आज मैं आपके समक्ष लेखक कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। यह एक व्यंग्य रचना है। जिसमें लेखक ने शासक वर्ग की मानसिकता एवं क्रियाकलाप व जिम्मेदारी निर्वहन की गैर जिम्मेदाराना स्थिति का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कथानक उस समय का है जब रानी इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत, पाकिस्तान, नेपाल दौरे के संबंध में हिंदुस्तान आने वाली थी। इस संबंध में अनेक अखबारों में चर्चा थी कि रानी हिंदुस्तान आएगी। बार बार आपने देखा होगा जब भी कोई विशेष व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है तो उसकी चर्चाएं चलने लगती हैं। यहाँ तक कि उसके साथ रहने वाले लोगों, आने वाले लोगों, उनकी दैनिक दिनचर्या से संबंधित लोगों का भी जिक्र होता है। तो यहाँ भी इसी प्रकार का जिक्र था। रानी के साथ ही उसके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, दर्जी, यहाँ तक कि उसके कुत्तों तक की तस्वीरें अखबार में छपने लगी थीं। केवल रानी ही नहीं, उससे संबंधित जितने भी साथ रहने वाले
व्यक्ति थे वे सभी रानी के साथ चर्चा का मुख्य विषय बनते जा रहे थे। दर्जी की समस्या थी कि किस प्रकार से वह रानी को हर दौरे के लिए तैयार करे, जिससे उसे यह भली भांति ज्ञात हो सके कि वह किस दौरे पर अपना कौन सा सूट पहनेगी। यही हाल उनके खानसामों व बावर्चियों नौकरों का भी था कि किस प्रकार से वे अपनी रानी का ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर सकेंगे। उनकी यह चिंता वाजिब भी लगती है। यहाँ लेखक ने प्रस्तुत पाठ जॉर्ज पंचम की नाक में नाक का सहारा लेकर आश्रय लेकर सम्मान को प्रकट किया है। नाक यहाँ पर प्रतिष्ठा, सम्मान व हैसियत व असंतोष के प्रकटीकरण हेतु भी प्रस्तुत किया गया है। रानी एलिजाबेथ के भारत आने की खबर सभी के लिए खुशी का क्षण था, लेकिन अचानक एक समस्या सामने आ गई थी कि इंग्लैंड से जुड़े जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि इंडिया गेट के सामने स्थित थी, उसकी नाक गायब थी। अर्थात उसकी नाक का भारतीयों द्वारा कोई सम्मान नहीं किया गया था। यहाँ पर यह बात भी परिलक्षित होती है, जो कि टूट चुकी थी। लेकिन रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड से दिल्ली आने वाली थी, इसलिए देखा देखी में दिल्ली सरकार को उस नाक की भरपाई करनी थी, ताकि उन्हें यह न लग पाए कि रानी का किसी प्रकार से अपमान किया जाए या उन्हें किसी भी प्रकार की लाट की कमी देख करके यह महसूस हो कि उनका सम्मान नहीं किया गया है। इसी आशय की पूर्ति स्वरूप शासन द्वारा एक समिति की स्थापना की गई। पंचम की लाट या मूर्ति की नाक के संबंध में, पूर्ति के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जिससे कि उसका पूर्ति की जा सके। लेकिन इन सारे प्रयत्नों में शासक वर्ग की निरुद्देशिता एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ही दिखाई देता है। इसी पाठ को महत्वपूर्ण अंशों के माध्यम से एक व्यंग के रूप में लेखक ने यह बात स्पष्ट की है कि हमारे देश के महापुरुषों, यहाँ तक कि बच्चों का सम्मान विदेशियों के सम्मान से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इसी पाठ पर प्रकाश डालते हुए चलते हैं इस व्यंग रचना के आदर्श वाचन के साथ इस पाठ की भावाभिव्यक्ति और पाठ के कथावस्तु पर भली भांति समझने हेतु। चलते हैं इस पाठ के वाचन सहित भावाभिव्यक्ति एवं अर्थग्रहण क्षमता को ग्रहण करने की ओर, ताकि यह पाठ हमें
भली भांति समझ आ सके। चलते हैं इस पाठ के वाचन सहित भावाभिव्यक्ति एवं अर्थ ग्रहण क्षमता को ग्रहण करने की। जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफ़ानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। ज़माना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब भी कोई विदेशी हमारे देश या किसी देश में भ्रमण या उसका आगमन या गमन होता है तो वहाँ के देश के प्रत्येक शासन तंत्र उसकी तैयारी में, उसकी सुरक्षा में ध्यान देते हैं। यही हाल हिंदुस्तान में भी था। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। आपने देखा होगा इसी प्रकार की चर्चाएं आए दिन होते रहती हैं। जो भी विदेशी व्यक्ति देश पर आता है या देश का व्यक्ति विदेशों में जाता है तो उसकी चर्चाएं चलने लगती हैं। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी कि किस प्रकार से उनके जीवन के जो कारनामे थे, क्या क्या उन्होंने किया, वो सब अखबारों में छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, उनके पति के, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। यही होता है कि जो लोग ऐतिहासिक लोगों के साथ रहते हैं उनका भी महत्व बढ़ जाता है। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। आपने देखा होगा कई कुत्तों की भी अखबारों में बार बार फ़ोटोज़ देखने को मिलती है, क्योंकि वे भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पुरुषों या चर्चित व्यक्तियों से जुड़े हुए होते हैं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। अर्थात इंग्लैंड में यह थी कि रानी भारत जाने वाली हैं, तो उसकी गूंज जो थी हिंदुस्तान में भी आ रही थी कि यहाँ आने वाली है। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। रात सुनने में आ रहा था कि रानी का जो है 5,000 रुपये का एक रेशमी सूट है जिसको पहनकर वो भारत आने वाली है और पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी। उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और क्यों ना हो, एक ऐतिहासिक व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति अगर हमारे देश में आए तो कुछ ना कुछ उसकी मेहमान नवाजी के लिए हम लोग करते ही रहते हैं। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, अर्थात उसके जो बावर्ची थे वो महायुद्ध में भी लड़ चुके थे, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। दिल्ली ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर आए तो यह क्या है, ईश्वर का हमारे ऊपर क्या है, उपकार है। क्योंकि हमारे देश में एक परंपरा है कि अतिथि देवो भव, यहाँ देवता के समान अतिथि को माना गया है। इसी प्रकार से उनके आने की खुशी में दिल्ली को सजाया गया। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा
किसी ने किसी को नहीं देखा पर सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, नाजनीन माने कोमल नायिकाओं की तरह श्रृंगार किया, खूब सजाया गया। लेकिन एक बड़ी मुसीबत पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। अर्थात यहाँ पर नाक सम्मान का प्रतीक बताया गया है। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अर्थात जो जॉर्ज पंचम की जो लाट थी, उसकी नाक किसी प्रकार से टूट गई थी। नाक यहाँ पर सम्मान का भी प्रतीक है, और नाक का टूटा जाना लेखक की ओर से यहाँ पर विदेशियों के प्रति असंतोष का भाव भी प्रकट करता है कि हमें विदेशियों से कोई भी, उनकी सम्मान से कोई भी सरोकार नहीं था, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया था, भारतीयों पर अत्याचार किया था। यह भी बात लेखक ने यहाँ प्रस्तुत करनी चाहिए। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे किसी वक्त। उसी समय का जिक्र है जब हमारा देश गुलाम था। आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, अर्थात सम्मान दिया जाए या सम्मान न दिया जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में हो, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कोई उनकी नाक तक पहुंच पाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध होता रहा। प्रस्तुत प्रसंग में लेखक यह कहना चाहता है कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश के नागरिक इन विदेशी आक्रमणकारियों, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जमकर विरोध करते थे, और सुरक्षा होने के बावजूद भी उन्होंने उन अंग्रेज़ों के अत्याचारों का विरोध किया और उन्हें उसका समाधान सुझाया। उन्होंने किसी की परवाह न करते हुए उन्हें उनके कुकृत्यों से ज़रूर परिचित कराया। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। यहाँ पर यह भी व्यंग्य है कि अंग्रेज़ शासक इतने शक्तिशाली थे, सब कुछ होता हुआ फिर भी वे जो है भारतीयों के आगे नतमस्तक होने हेतु मजबूर हुए। रानी आई और नाक ना हो, रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों, जो दूसरे खैरख्वाह से तात्पर्य क्या है, भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि अब क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अर्थात भारतीयों के द्वारा विदेशी व्यक्तियों की झूठी शान शौकत को प्रस्तुत किया जाता है। यह बात यहाँ पर इस नाक के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर ज़रा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लड़के, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। आपने देखा होगा कि देश में कोई भी समस्या आती है तो तुरंत एक जो है समिति गठित की जाती है
और उस समिति का उद्देश्य होता है कि उस समस्या पर शीघ्रातिशीघ्र हल ढूंढा जाए, और वह हल स्वयं से ना बल्कि किसी दूसरे पर आश्रित हो, दूसरे पर लक्ष्य करके, दूसरे को उत्तरदायित्व सौंप करके उस परेशानी का हल ढूंढा जाए। यही हुआ। मूर्तिकार पर पूरा भार डाल दिया गया। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कबर कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कानों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोई बताना ही नहीं चाहता कि ये कहाँ है, अर्थात कोई भी अपने कार्यों के प्रति सजग या जिम्मेदार नहीं था। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। अर्थात फाइलों में कुछ लिखा ही नहीं है, फाइलें सब समाप्त हो चुकी हैं पुरानी। तो यहाँ पर पुराने शासक तंत्र की व्यवस्थाओं पर जिक्र किया गया है कि कुछ हमारे रिकॉर्ड्स आज भी ऐसे हैं कि जिन्हें दीमकें खा गई हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो जो काम होना है, और इस नाक का दारोमदार आप पर है। जिस प्रकार से होता आया है, एक कमेटी गठित की जाती है और उस पर पूरी जिम्मेदारी थोप दी जाती है कि ये किन प्रकार कैसे भी आपको ये काम करना है, और यही हुआ। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अर्थात एक सभापति इतना सब कुछ जानता है, लेकिन स्वयं मेहनत करने के प्रति गैर जिम्मेदार है। सामने इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक समिति गठित की गई है। इस समस्या को विशेष समस्या के रूप में चर्चा का विषय बनाया गया है और सारे लोगों के द्वारा एक प्रस्ताव बनाया गया है, जिसमें मूर्तिकार को मूर्ति की लाट लगाने का जिम्मा सौंप करके स्वयं अपने कार्यों में व्यस्तता दिखाई गई है। इतने लोगों के होते हुए भी एक गंभीर समस्या का हल केवल मूर्तिकार के द्वारा किया जा रहा है। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। आपने देखा होगा कि जो भी बात कमेटी की होती है वो अखबारों में छप जाती है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरों पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वो हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। उसने बताया कि मैंने तो मेहनत की, लेकिन मुझे इसका हल नहीं मिल पाया। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? अर्थात यहाँ पर देश की उन स्थितियों की ओर प्रकाश डाला गया है जो हम लोग विदेशों का अंधानुकरण कर रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। कुछ आपने देखा होगा, कुछ समिति की जो चर्चाएं हैं वे जो है मीडिया तक पहुंचा ही नहीं जाती, ताकि किसी भी प्रकार का लोगों को पता चल सके कि क्या किस प्रकार की बातें हो रही हैं। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अनेक नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शासक तंत्र की लापरवाही, बदहवासी, बदतमीजी को प्रकट किया गया है कि यहाँ पर लोग अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए दूसरे कार्य को भी बिगाड़ देते हैं। अपने मान सम्मान के आगे दूसरे के मान सम्मान की परवाह नहीं करते हैं। सब ने सबकी तरफ देखा, सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली में वह बम्बई पहुंचा। बम्बई के ऐतिहासिक पुरुष दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवस जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और फिर गुजरात की ओर भागा। यहाँ पर सारे महापुरुषों के जो जिस क्षेत्र, जिस राज्य के महापुरुष हैं, उन राज्यों का यहाँ जिक्र किया गया है। बात थी गुजरात की। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठलभाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा, नापजोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। इस माध्यम से यहाँ पर लेखक ने यह बात प्रकट की है कि भारतीय शासकों, भारतीय महापुरुषों की नाक अर्थात मान सम्मान विदेशी शासकों के मान सम्मान से कई गुना अधिक है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट आ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? अर्थात यहाँ पर यह बतलाया गया है कि हमारे देश के महापुरुष ही नहीं, बच्चे भी विदेशी शासकों के मान सम्मान से कई गुना ज़्यादा मान सम्मान की हैसियत रखते हैं। राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मलमल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थे। अर्थात विदेशी शासकों का कितना ही मान सम्मान किया जाए, लेकिन भारत जैसे देश में उनका कोई सम्मान नहीं। वास्तव में सम्मान हमारे देश के एक आम नागरिक का है, जिसने इस देश की आज़ादी में अपना सहयोग दिया, अपना योगदान किया। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। अर्थात उनके शासक का यहाँ सम्मान नहीं तो उनका सम्मान वो किस प्रकार से स्वीकार करेंगे। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। आपने देखा होगा, जो भी कार्य करने वाला होता है, जिसके पास जिम्मेदारी होती है, वो कोई ना कोई विकल्प सामने प्रस्तुत करते रहता है। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यहाँ पर इस बात को लेखक द्वारा प्रकट किया गया है कि यहाँ के शासक वर्ग अपने कार्य सिद्ध करने के लिए किसी भी जिंदा व्यक्ति को के प्राणों की भी आहुति देने में चूक नहीं करते हैं। उन्हें किसी की जान की परवाह नहीं रहती। बात के साथ सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, चौंकना
और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। उसने कहा कि नाक किसकी काटनी है, मुझे पता है कि किसकी नाक इस पर लगाई जाएगी, मुझे केवल इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कार्य नहीं किया जाना चाहिए उस कार्य की भी यहाँ पर अनुमति मांगी जाती है, तो वह कार्य भी की अनुमति दे दी जाती है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। उसे बताया गया कि नाक जरूर लगनी चाहिए। उसने जो भी मांगा उसे दिया गया और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अर्थात आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पर किस प्रकार से बात को बदल देते हैं। यहाँ पर नाक तो लग गई, लेकिन ऐसी नाक लगी जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। यहाँ पर लेखक ने यह प्रकाश डाला है कि सब कुछ कर दिया गया, एक व्यक्ति की जान ले ली गई, लेकिन रानी आई ही नहीं। अर्थात हमारे देश के शासक वर्ग अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी व्यक्ति की जान की बाजी लगाने में चूकते नहीं, ताकि उसका कोई औचित्य हो या ना हो। यही बात इस कहानी में प्रस्तुत की गई है कि किस प्रकार से शासन तंत्र अपनी बदहवासी, उदासीनता, अकर्मण्यता को पते हुए ऐसे कृत्यों को करता है जो हमें शर्मसार करते हैं। इसी बात को प्रकट करता था यह पाठ। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थियों की यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह सदियों की परतंत्रता की छाप है। हम लोग काफ़ी लंबे समय तक विदेशियों की गुलामी से ग्रसित रहे हैं। यही बात आज तक हमारे तन मन में विद्यमान है। स्वतंत्र होने पर भी परतंत्रता की आदत या चाटुकारिता की आदत अभी समाप्त नहीं हुई है। सरकारी तंत्र अपनी मर्यादा को ताक पर रखकर उस जॉर्ज के लिए चिंतित है जिसका कोई महत्व नहीं है। इस तरह सरकारी तंत्र की अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता, चाटुकारिता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। रानी पाक भारत और नेपाल का दौरा करेंगी तो उसे उस देश के अनुकूल वेश धारण करना पड़ेगा। दर्जी परेशान था कि कौन कौन से देश से कैसा ड्रेस पहनेगी। इस बात की दर्जी को कोई
जानकारी न थी। उसकी परेशानी तर्कसंगत थी। एक महारानी होने के नाते उन पर कई परिधान पूर्व से हुए होंगे जिनका वे उपयोग कर सकती थी। दर्जी की परेशानी व्यर्थ तो थी, लेकिन वह उस व्यवस्था को दर्शाता है जो हम शासक वर्ग के अधिकार में किए गए कार्यों को सम्मान देने हेतु प्रस्तुत किया करते हैं। सारा शासक वर्ग के अधीन जनमानस उन्हीं की खुशी के लिए प्रयास करते रहता है, चाहे वह कार्य न्यायोचित हो, तर्कसंगत हो भी या नहीं। प्रश्न नंबर, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? रानी एलिजाबेथ की स्वागत में नई दिल्ली का काया पलट करने के लिए निम्नलिखित प्रयत्न किए होंगे जो अक्सर होते हैं। पहला, सरकारी भवनों की साफ सफाई तथा रंग रोगन कर उन्हें चमकाया गया होगा। ख, स्थान स्थान पर कूड़े करकट के ढेर उठाने का प्रयास किया गया होगा। दर्शनीय स्थलों को सजाया गया होगा। ग, सड़कों को साफ सुथरा किया गया होगा। प्रमुख स्थानों पर सजे हुए द्वार बनाए गए होंगे। जगह जगह बैनर और बोर्ड लगाए गए होंगे। घ, कहीं कहीं प्रमुख स्थानों पर देश के सम्मानित नेताओं का झुंड हाथ में पुष्पहार और बुके आदि लिए खड़े होंगे और फोटो लिए जाने के कारण एलिजाबेथ का स्वागत करने के लिए धक्का मुक्की कर रहे होंगे। सुरक्षा की दृष्टि से स्थान स्थान पर पुलिस की व्यवस्था की गई होंगी। ब्रिटेन और भारत की मित्रता के स्लोगन लिखे गए होंगे जो अक्सर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधित आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? उत्तर, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधित आदतों को व्यर्थ ही वर्णन करने का दौर चल पड़ा है। इससे जन सामान्य की आदतों में भी परिवर्तन कर दिया है। ऐसी बातों को बार बार चर्चित कर उसमें विशेष रुचि लेते दिखाई देते हैं। इस प्रकार की पत्रकारिता छिछली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। इस तरह की बातें इकट्ठा करना और बार बार दोहराकर महत्वपूर्ण बना देना पत्रकारिता का प्रशंसनीय कार्य नहीं। इससे जन सामान्य का कोई संबंध नहीं। पत्रकारिता में ऐसे व्यक्तित्वों के चरित्र को भी महत्व दिया जाना चाहिए जो अपने चरित्र पर तो खरे उतरते ही हों, चर्चा में बने रहने के कारण भी हों। ख, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? चर्चित व्यक्तियों की बार बार की व्यर्थ चर्चाएं युवा पीढ़ी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। उन चर्चित व्यक्तियों की नकल करने का प्रयास, उन्हीं की संस्कृति में जीने की बढ़ती हुई इच्छाएं युवा पीढ़ी के मन में बलवती रूप धारण कर लेती हैं, जिससे उनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। अपने सामाजिक व्यवहार लक्ष्य को भूल वे व्यर्थ में ही समय व धन खर्च करने लगते हैं। पत्रकारिता से जुड़े इस दुष्परिणाम से उनका भविष्य और देश की बिगड़ती हालत एक नए सिरे पर एक नया रूप लेने हेतु मजबूर होती है। युवा पीढ़ी को श्रृंखल बनाने या उनके उद्देश्य से भटकाने के लिए भी यह पत्रकारिता पूर्णतः जिम्मेदार है। युवा पीढ़ी पर इसका कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए अनेक प्रयास किए। मूर्तिकार ने पहले फाइलें ढूंढवाईं जिससे इस पत्थर के स्थान का पता चल सके। दूसरा, फाइल न मिलने पर मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ढूंढने के लिए हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया। उसने हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोजा। तीसरा, उसने अपने देश के सभी नेताओं की नाकों की नाप
ली, उन्हें नापा। उसके लिए वह देश के उन सारे नेताओं की मूर्तियां ढूंढते ढूंढते, नाक नापते नापते देश के हर प्रांत और कोने में गया। चौथा, बिहार के सचिवालय के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की स्थापित मूर्तियों की नाक को भी उसने नापा, परंतु वे सब बड़ी निकली। अंत में देश के किसी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाने का प्रयास किया और यह प्रयास सफल रहा। अंत में जिंदा नाक लगा दी गई। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखिए। पाठ में आए ऐसी व्यंग्यात्मक घटनाएं वर्तमान व्यवस्था पर चोट करती हैं। पहला, इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है। दूसरा, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। तीसरा, सड़कें जवान हो गईं, बुढ़ापे की तरह धूल साफ हो गई। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। दिल्ली में सब था, सिर्फ जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक नहीं था। अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला। यही कथन है। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। नाक सदा से ही मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक रही है। प्रतिष्ठा के प्रतीक इसी नाक को इस व्यंग रचना का विषय बनाया गया है। साथ ही देश की सरकारी व्यवस्था, मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की गुलाम मानसिकता पर कठोर प्रहार किया गया है। देश स्वतंत्र हुए आज लंबा समय बीत जाने पर भी अधिकारी एवं कर्मचारी उसी मानसिकता में जी रहे हैं। लाट की जिस टूटी नाक की किसी को भी चिंता नहीं थी, वह एलिजाबेथ के भारत आगमन के कारण अचानक महत्वपूर्ण हो उठी और सरकारी तंत्र तथा अन्य कर्मचारी बदहवास हो उसे पुनः लगाने के लिए हर प्रकार का जोड़ तोड़ करने में जुट गए। वे अपनी इस स्थिति को एलिजाबेथ को दिखाना चाहते थे। निश्चित रूप से यह गुलामी की मानसिकता का ही प्रतीक था। प्रश्न नंबर 8, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक का संकेत है कि जिस जॉर्ज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र के सभी अधिकारी चिंतित थे, उसकी नाक तो अपने देश के महापुरुषों की बात तो दूर, देश के लिए शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी थी, जिसके लिए इतना तहलका मचा रखा था। इस तरह जॉर्ज पंचम की गणना गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी, पटेल, बोस की तुलना में नगण्य थी। प्रश्न नंबर 10, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कहीं से भी पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात और ध्यान देने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा तक नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का नवीनतम चित्र नहीं छपा था। सभी अखबार पूरी तरह खाली थे, अर्थात रानी एलिजाबेथ दिल्ली आई ही नहीं थी। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था। कहीं भी विपन्नता नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त हो नहीं सका है।
अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे राजा शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी, यानी लोगों का वास्तविक सम्मान नहीं था। प्रश्न नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम के लाट पर जिंदा नाक लगने से अखबार वाले लज्जित थे। जिस जॉर्ज पंचम की तुलना छोटे बच्चे से भी न की जा सके और जिसके अत्याचार का इतिहास भी शायद भूले नहीं थे, उस जॉर्ज पंचम की लाट पर अपने सम्मान की नाक कटवाकर जिंदा नाक फिटकी गई। यह कृत्य चुल्लू भर पानी में डूबने जैसा था। यह भाव देशवासियों को कचोट रहा हो, मातम का दिन समझा हो। इस कारण उस दिन कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कहीं फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। इसलिए आज के दिन अखबार खाली थी। यह था जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का वाचन भावाभिव्यक्ति। आशा करता हूँ सारे विद्यार्थी इसको सुनकर भली भांति प्रश्नोत्तर करने में दक्ष हो चुके। इसी आशा से एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।